हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की कंप्लीट सीरीज। अगर आप एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, और हम लोग इस सीरीज में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम लोग कवर अप करके चलेंगे ताकि आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से रीड हो सके और बहुत अच्छे से लर्न हो सके, ताकि जब आप एग्जाम दें तो बहुत अच्छे आप मार्क्स उसके अंदर गेन कर सके। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनआईएसएम एग्जाम के अंदर, तो टोटल जो चैप्टर रहने वाले हैं वो 13 चैप्टर रहने वाले हैं। उनमें जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा रिसर्च एनालिस्ट। तो सबसे पहले जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, उसके क्या रोल होते हैं, और साथ में आपको वेटेज भी पता होना चाहिए किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है एनआईएसएम एग्जाम के अंदर। तो इसका जो वेटेज रहने वाला है पहले चैप्टर का 3% के करीबन वेटेज रहने वाला है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। मतलब हम लोग जो सेकंड चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी क्या होता है, डिबेट क्या होता है। और जो चौथा चैप्टर रहने वाला है वो है फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च करेंगे तो क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, रिसर्च में हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर जो चैप्टर और सिक्स नंबर जो चैप्टर रहने वाला है वो इकोनॉमिकल एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस। मतलब अगर आप लोग एक गुड रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी को कौन कौन से इकोनॉमिकल कंडीशंस इफेक्ट करती है या इंडस्ट्रियल कंडीशन इफेक्ट करती है। उसके बाद जो सातवें और आठवें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस एंड गवर्नेंस एनालिसिस। नाइन्थ नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। 10th नंबर जो चैप्टर उसमें पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल। 11th नंबर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल के कौन कौन से रिस्क एंड रिटर्न्स होते हैं, और एक गुड रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। और जो थर्ड नंबर का जो चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट की। एक रिसर्च एनालिस्ट को कौन कौन सी लीगल चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करे। तो आइए, सबसे पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो है रिसर्च एनालिस्ट। तो हम लोग जो सबसे पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिसर्च एनालिस्ट। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहली चीज कि रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, वो जब रिसर्च एनालाइज करता है तो उसके कौन कौन से टूल्स की वो मदद लेता है ताकि एक वो बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने पब्लिश कर सके। तो जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से, जब भी मुझे मान लीजिए कोई चीज़ खरीदनी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रीज हो, चाहे कार हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मीन्स हम एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिसर्च करते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर हो सकता है। जैसे मैंने एक साइड अपनी एक अल्टो कार ली और एक साइड वरना कार मैंने ली। अब मैं दोनों की डिटेल्स नोट कर रहा हूँ एक पेपर के अंदर, और जब दोनों की डिटेल्स नोट हो जाएगी तो मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करूंगा कि मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रिसर्च एनालिस्ट हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि वो किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में स्टडी करता है और स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ताकि इन्वेस्टमेंट में हमको मदद मिल सके। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है भाई, रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है। तो रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, एक डीप एनालिसिस करता है। किसकी डीप एनालिसिस करता है, एक तो कंपनी की और एक सेक्टर की, साथ में मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, और एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो जैसे कंपनीज में सबसे पहले वो स्टडी करेगा, फिर उस सेक्टर की स्टडी करेगा, फिर मार्केट ट्रेंड की स्टडी करेगा, और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करके एक रिपोर्ट हमारे सामने पब्लिश करेगा, जिससे इन्वेस्टर को, फंड मैनेजर को या इंस्टीट्यूशन को डिसीजन लेने में बहुत मदद होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई, हमें ये तो समझ में आ गया कि रिसर्च एनालिस्ट एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक स्टडी करता है, एक डीप एनालिसिस करता है
ताकि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में हम लोगों को मदद मिल सके। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च एनालिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला रिसर्च एनालिस्ट कौन सा है? इक्विटी एनालिस्ट। इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है? इक्विटी एनालिस्ट रिसर्च करता है स्टॉक्स में, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा में एंड वैल्यूएशंस करता है। दूसरा रिसर्च एनालिस्ट कौन सा होता है? क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट एनालिस्ट क्या करता है? हमारे जो कंपनीज की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है या जो बॉन्ड्स की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है उनको ये एनालाइज्ड करता है। उसके बाद आता है मैक्रो एनालिस्ट। मैक्रो एनालिस्ट क्या करता है? देखिए, मैक्रो एनालिस्ट ये क्या करता है? जो इकोनॉमिकल ट्रेंड लाइक जीडीपी, इन्फ्लेमेशंस आदि सबको क्या करता है? ट्रैक करता है। फिर चौथा नंबर का जो एनालिस्ट है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। तो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट क्या करता है? मैथमेटिकल्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करता है और हमारे सामने एक रिपोर्ट रखता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो फिफ्थ नंबर जो एनालिस्ट होता है वो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, जो कहाँ स्टडी करता है? चार्ट के अंदर। कहाँ स्टडी करता है? चार्ट के अंदर। जो टोटल, अब मैंने कितने रिसर्च एनालिस्ट बताए आपको? टोटल 5 रिसर्च एनालिस्ट बताएं। सबसे पहला इक्विटी, जो किसमें स्टडी करता है? स्टॉक्स में या कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा में। फिर दूसरा है क्रेडिट एनालिस्ट। फिर मैंने आपको बताया मैक्रो एनालिस्ट। मैक्रो एनालिस्ट क्या करता है? इकोनॉमिकल एनालाइज, जैसे इन्फ्लेमेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का क्या रोल होता है? क्वांटिटेटिव एनालिस्ट मैथमेटिकल्स जो कैलकुलेशंस होती है उनको यूज करके हमारे सामने एक डेटा रिपोर्ट रखता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। फिर फिफ्थ नंबर कौन सा है? टेक्निकल, जो किसकी स्टडी करता है? चार्ट में देखकर ये बताता है कि भैया कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो ये कुछ 5 तरह के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो इनका अलग अलग रोल होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई रिसर्च एनालिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहली जो रिसर्च एनालिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है? डेटा कलेक्शन। रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा? देखिए, ऑब्वियसली डेटा होना चाहिए, विदाउट डेटा तो हम लोग कोई रिपोर्ट रख नहीं सकते। तो सबसे पहले उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो फाइनेंस मॉडलिंग, मतलब वो ये चेक करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, पी रेशो चेक करेगा। फिर सब लोगों को लिखेगा, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, इन्वेस्टमेंट, दीज रिसर्च, बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशंस। उसके बेस पे डेटा कलेक्ट करने के बाद, फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने के बाद वो ये हमें बताएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई कंपनी को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। साथ में एक गुड रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? जो भी मार्केट की जो न्यूज़ होती है उन पे भी उसका फोकस होता है। और फिफ्थ नंबर प्रेजेंटेशंस, वो क्या करता है? ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद हम सब लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशंस रखता है, जिस प्रेजेंटेशन की मदद से हमें इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा भाई रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है। तो रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है? जो एक डेटा तैयार करता है, डीप एनालिसिस करता है कंपनी की और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की। अब रिसर्च एनालिस्ट मैंने आपको बताया 5 तरह के रिसर्च एनालिस्ट। इक्विटी एनालिस्ट हो गया, फिर मैंने आप लोगों को इक्विटी एनालिस्ट के बाद मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिस्ट, इकोनॉमिकल एनालिस्ट, मैक्रो एनालिस्ट, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। फिर मैंने आपको ये बताया कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। अब एक जो रिसर्च एनालिस्ट होता है उनको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या स्किल उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला, ऑब्वियसली उसके पास सर गुड नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट की और फाइनेंस की। उसके बाद उसको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसको जो डेटा वैल्यूएशन की उसको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वो बड़े से बड़ा जो कैलकुलेशंस जो होती है उसको भी वो सॉल्व कर सके। गुड कम्युनिकेशंस होना चाहिए।
राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो रिपोर्ट अच्छी रिप्रेजेंट करें। फिर कुछ टूल्स होते हैं जैसे बुलमार्क्स, रिट्रस या स्किनर डॉट इन, इनका भी उसको क्या होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए ताकि वो एक डेटा गैदर कर सके। तो स्किल भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक रिसर्च एनालिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, कौन कौन सी जगह उसका कैरियर हो सकता है। अगर आपने कार्य का एग्जाम पास कर लिया तो पास करने के बाद आपको कहाँ जॉब मिल सकती है, क्या सैलरी पैकेज आपका हो सकता है। तो सबसे पहले एक गुड रिसर्च एनालिस्ट कहाँ जॉब कर सकता है, एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में वो जॉब कर सकता है, कोई बैंक में कर सकता है, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में काम कर सकता है, खुद का फर्म खोल सकता है, और एक फाइनेंशियल मीडिया या फिनटेक प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकता है। जैसे आपको पता है सीएनबीसी या जी बिजनेस पे एक अच्छे अच्छे आरएज आते हैं जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको क्या बाय करना चाहिए, क्या आपको सेल करना चाहिए। अब एक रिसर्च एनालिस्ट की सैलरी क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए एक एंट्री लेवल रिसर्च एनालिस्ट है तो उसका पर ईयर जो सैलरी वो 3 से 6 हो सकता है, जिसको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस का 6 से 12, और एक सीनियर एनालिस्ट जिसको 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस का 12 से 30 लाख का भी पैकेज हो सकता है। तो रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की तैयारी आप करिए और आप अपना कैरियर बना सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग में अपना कैरियर नहीं बना पा रहे हैं तो आप रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की तैयारी करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसको डेटा एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे बुलमग हो गया, ये थॉमसन हो गया, फैक्ट सेट हो गया, मॉनिस्टर डायरेक्ट, कैपिटल आईक्यू। तो ये कुछ टूल्स होते हैं, इन टूल की मदद से भी हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। कौन कौन सा है, बुलमार्क, थॉमसन, फैक्ट, मॉर्निंग स्टार और कैपिटल आईक्यू। फिर आप लोग गूगल शीट में भी अपनी डेटा तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर पाइथन का को आपको नॉलेज है तो पाइथन से भी आप लोग या मैटलैब से भी आप लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे उन सॉफ्टवेयर की मदद से भी, जैसे फैक्ट सेट, वर्किंग स्टेशन, क्वांट्रेक्स, एक्सेलेडिंस। तो आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी एक अच्छा डेटा तैयार कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्टिंग टूल कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पावर बीआई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। न्यूज एंड रिसर्च सोर्स कौन कौन से होते हैं, वॉल स्ट्रीट हो गया, जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, इस तरीके की आप बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती हैं वहां से भी आप रिपोर्ट या डेटा अपना गैदर कर सकते हैं। न्यूज के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे बहुत सारे हैं, चार्लर रिवर्स, बुलमार्क, एआईएम, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। कोलैबोरेशन हम कम्युनिकेशन टूल कौन कौन से हैं, ये स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, इनसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट या कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बेसिकली आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आपको इन टूल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये मेरे नंबर हैं, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको सारे डेटा प्रोवाइड करा देंगे। अब सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि भाई, आपको मान लीजिए आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं और आपको डेटा गैदर करना है, तो आपके ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं। ये तो मैंने बता दिया कि भाई आपको इनके बारे में पता होना, जैसे आप जर्नल्स हो गया, न्यूज़ हो गया, वहां से आप डेटा गैदर कर सकते हैं। पर ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हैं जहां से आप लोग डेटा गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स डेटा गैदर करने का कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहला कंपनी। तो आप लोग डायरेक्टली कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ले लो, क्वार्टरली रिपोर्ट ले लो, अर्निंग कॉल्स ले लो कंपनी की वेबसाइट से।
यहाँ से आप लोग प्राइमरी डेटा गैदर कर सकते हैं। फिर आप लोग ये प्राइमरी डेटा फिर या फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो प्रेस रिलीज हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो या कॉरपोरेट फीलिंग से भी आप लोग प्राइमरी डेटा ले सकते हैं। फिर आप कहाँ से ले सकते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी से भी आप, या आरबीआई से आप मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी आउटलुक, रेगुलेटरी डिस्क्लोज, यहाँ से भी आपको कुछ प्राइमरी डेटा या प्राइमरी सोर्स मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जैसे सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ से आप कौन कौन सा डेटा ले सकते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेमेशन, एम्प्लॉयमेंट का डेटा। या फिर आप लोग जो ट्रेड इंडस्ट्रीज होती है वहां से आप लोग एक प्राइमरी डेटा गैदर कर सकते हैं, जिससे आपको प्राइमरी डेटा तो मिलेगा, साथ में आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी मिलेगी, जिसके बेस पे आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं प्राइमरी सोर्स, कंपनी सेबी से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से ले सकते हैं, और ये आप सेंट्रल स्टेटिक ऑफिसर सीएसओ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सिनेसस ब्यूरो से इनसे भी आप क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से। अब सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हैं जहां से आप लोग डेटा गैदर करते हैं, कौन कौन से, जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडर जैसे बुलमग हो गया, थॉमसन रिटर्स हो गया, ये आपको डेटा देते हैं कंपनीज के बारे में। आप मार्केट जो एक्सचेंज होते हैं जैसे एनएससी, बीएससी, एनवाईएससी, नैस्डैक, इनसे भी आप ले सकते हैं। न्यूज और मीडिया से आप डेटा गैदर कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट जैसे जो ब्रोकरेज फर्म होती है लाइक गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआई सिक्योरिटीज, यहाँ से भी आप रिसर्च रिपोर्ट ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो रिपोर्ट होती है जैसे बड़ी बड़ी जो जैसे रेटिंग एजेंसी हो गई या बड़ी बड़ी एजेंसीज हो गई, जैसे क्या आई 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 बी, आई एस डब्ल्यू, सी आर आई, एस आई एल, डून, ब्रेड स्ट्रीट, एम्स किसनी, के पी एम जी, पी डब्ल्यू सी, इनसे भी आप लोग डेटा ले सकते हैं। और कौन कौन से सर ऐसे सोर्स हैं जहां से डेटा गैदर किए जा सकते हैं, तो और कौन से सोर्स है जहां से डेटा गैदर किए जा सकते हैं, तो जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग, कंज्यूमर रिव्यूज, गूगल ट्रेंड, यहाँ से भी आप लोग सोशल मीडिया, यहाँ से भी आप लोग अदर डेटा ले सकते हैं। अब एक जो रिसर्च एनालिस्ट होता है उसकी हम लोगों ने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी अभी, कि डेटा गैदर करना है, फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना है, उसको उसको रिपोर्ट पब्लिश करनी है, उसको एक इन्वेस्टमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन देना है। तो अब लोग हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक जो रिसर्च एनालिस्ट होता है उसकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहली जो एक रिसर्च एनालिस्ट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो है इकोनॉमिकल डेटा एनालिसिस। तो इकोनॉमिकल डेटा में जो दो तरह के डेटा आते हैं, मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस। इससे हमें ये पता पड़ता है कि भाई अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिकल फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है इकोनॉमिकल डेटा। देखिए, इसलिए क्योंकि ये मार्केट की मोमेंटम को समझने में मदद करते हैं, अभी कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, असेट अलोकेशंस में मदद करता है, एक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम एनालिसिस में मदद करेगा, साथ में इन्फ्लेमेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज देगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि इकोनॉमिकल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा अभी गवर्नमेंट का इकोनॉमिकल आउटपुट क्या चल रहा है जीडीपी के अंदर, भाई जीडीपी बढ़ी हुई है या जीडीपी घटी हुई है, कहाँ से मिलती है हमें इसकी नॉलेज, सीएसओ या बीई से हमें इसकी नॉलेज, जो गवर्नमेंट स्टैटिक डेटा प्रोवाइड करती है उससे हमें ये नॉलेज मिल सकती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इकोनॉमी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि हमें टोटली ये हमें कैलकुलेट या हमें ये डिटेन करना है कि भाई अभी मार्केट में जो इंडिया की जो जीडीपी है या इकोनॉमी गिरी हुई है या बढ़ी हुई है, तो किससे पता चलेगा, ऑब्वियसली सर जीडीपी से पता पड़ेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स,
कि भाई हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर होता है पीएमआई परचेज मैनेजर इंडेक्स, हम लोग यहाँ से भी डेटा निकाल सकते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो इंडिकेटर्स है ये ग्रोथ इंडिकेटर थे, जिससे हमें हम हमारी ग्रोथ का पता पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं ग्रोथ इंडिकेटर? जीडीपी, आईपीआई और पीएमआई। फिर जो इन्फ्लेमेशन इंडिकेटर वो कौन से हैं? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और एक होता है आरपीआई, जिसमें सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हम रिटेल प्राइस में क्या इन्फ्लेमेशन हुआ है, होलसेल प्राइस में क्या इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इनकी भी हम डिटेल्स देख सकते हैं। फिर हमें देखनी पड़ती है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा इकोनॉमी में? जीडीपी, सॉरी पहला देखा ग्रोथ, और सेकंड हम लोगों ने देखा कौन सा देखा? इन्फ्लेमेशंस। और अब हम लोग जो थर्ड देख रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, जॉब क्रिएशंस रिपोर्ट क्या है। तो इससे भी हमें एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है कि भैया हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है या घट रही है। और इसका डेटा हमें कहाँ से मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा ये मिलता है हमें सीएमआई से, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बीएलएस और एनएसएसओ से, और जॉब क्रिएशन का बीएलएस से मिलता है। फिर हमें जो देखना है वो थर्ड देखना है इकोनॉमी के अंदर, मॉनेटरी और फिस्कल इंडिकेटर्स। तो मॉनेटरी और फिस्कल इंडिकेटर में जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हम देखेंगे मनी सप्लाई, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट बजट, और फिर हम लोग देखेंगे बॉन्ड यील्ड। तो सर देखिए, ये सब हम लोग इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में सबसे पहले हमें क्या ट्रैक करना था? ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ में हम लोगों ने जीडीपी पढ़ ली, फिर हम लोगों ने आईपीआई पढ़ लिया, पीएमआई पढ़ लिया, फिर इन्फ्लेमेशन में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, लेबर फोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया, पार्टिसिपेशन जॉब क्रिएशन रिपोर्ट्स हो गया, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट बस्टिंग हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गया। अब जो इसके अंदर है ट्रेंड या एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे करंट अकाउंट बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक्सचेंज रेट, कि भाई हमारी यूएसडी टू आईएनआर क्या रेट चल रही है। तो इन सब के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमी एनालिसिस। क्या करते हैं? इकोनॉमी एनालिसिस। तो इकोनॉमी एनालिसिस पता चल गई आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बेस पे आप लोग एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ एनालाइज यूज इकोनॉमी डेटा, तो कैसे करता है? ऑब्वियसली सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करेगा, फिर फोरकास्टिंग करेगा, फिर कोरिलेशन करेगा, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, फिर थीमेटिक रिसर्च। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या करता है? वो कंपेयर करता है करंट डेटा को हिस्टोरिकल डेटा से। फोरकास्टिंग में क्या करता है? यूज करता है एक टाइम सीरीज मॉडल, बिल्डिंग मैक्रो एनालिसिस सिनेरियोस। तो भैया ये फोरकास्टिंग डेटा है। फिर कोरिलेशन एनालिसिस, फिर सेंसिटिव एनालिसिस और थीमेटिक रिसर्च। तो ये वो एनालाइज करता है इकोनॉमिकल डेटा को यूज करके। आप समझ में आया? आपको ये डिटेल में जब आप स्टडी करेंगे, थीमेटिक रिसर्च क्या होती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया ट्रेंड एनालिसिस में करेगा, फोरकास्टिंग में, कोरिलेशन एनालिसिस में क्या करेगा? लिंक इकोनॉमिकल इंडिकेटर को एसेट्स प्राइस के साथ, जैसे लाइक गोल्ड के साथ कंपेयर करेगा या इन्फ्लेमेशन के साथ। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करेगा? ये करेगा एक रेट हाइक्स और इन्फ्लेमेशन सेक्टर ऑफ स्टॉक, भाई किस तरीके से भाई जो इन्फ्लेमेशन या जो रेट हाइक्स होते हैं वो स्टॉक को किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, थीमेटिक रिसर्च के बारे में। तो ऐसे करके इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इकोनॉमिकल एनालिसिस के काम में आते हैं, और एक रिसर्च एनालिस्ट इस तरीके से डेटा को यूज करके इकोनॉमिकल एनालिसिस डेटा रिप्रेजेंट हमारे सामने करता है। फिर मेजर टाइप कौन कौन से हैं सर इकोनॉमिकल एनालिसिस के? देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दो तरह के एनालिसिस होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रहता है वो रहता है कि भाई वो इकोनॉमी होल, कौन सी इकोनॉमी?
जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेमेशंस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इनके बेस पे जो एनालिसिस करेगा उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो में किसकी स्टडी करता है? माइक्रो में स्टडी करता है इंडिविजुअल जो कंज्यूमर या फर्म्स होता है उस पे उसका फोकस रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में। तो वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल एजेंसी का सप्लाई डिमांड प्राइसिंग, उसका क्या मार्केट कॉम्पिटिशन्स है, उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्राइस कैसे इफेक्ट कर सकता है, तो ये सब वो क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस में स्टडी करता है। तो दो तरह की एनालिसिस हमने पढ़ी, मैक्रो और माइक्रो। सो मैक्रो में तो होल इकोनॉमी की और माइक्रो में एक इंडिविजुअल फर्म की। तो कोई दिक्कत है आपको माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस में अंतर समझने में? उसके बाद आता है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस। तो देखिए, जो पॉजिटिव एनालिसिस होती है वो ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होती है, ठीक है। और जो नॉर्मेटिव्स होती है वो क्या होती है, सब्जेक्टिव और ओपिनियन बेस्ड। देखिए, आपको पता है हम लोग ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस पे हम लोग काम नहीं करते। हम लोग जो करते हैं वो फैक्ट बेस और डेटा, जो ट्रू डेटा होता है उसके बेस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे अब ये पॉजिटिव में कौन सा आ गया एग्जांपल, जैसे ए 1% टैक्स इंक्रीज रिड्यूस स्पेंडिंग बाय 5000 करोड़। और न्यूमेटिव में द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्स द बूस्ट ग्रोथ। तो देखिए, ये नॉर्मेटिव्स हो गया, ये पॉजिटिव एनालिसिस। फिर हम लोग जो देखने वाले हैं ये देखिए, ये कुछ इकोनॉमिकल एनालिसिस के टाइप हैं। तो पहले हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक, थर्ड हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होता है। फिर एक है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिकल एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो करंट इकोनॉमिकल जो कंडीशन और जो ट्रेंड होता है उनका हम लोग डेटा प्रिडिक्ट करते हैं। समझ में आई आपको? फिर है प्रिस्क्रिप्टिव पॉलिसी इकोनॉमिकल एनालिसिस। ये किसके बेस पे होती है? ये होती है एक्शन बेस्ड। जैसे टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन द आरबीआई शुड राइज इंटरेस्ट रेट। तो ये एक्शन बेस्ड एनालिसिस होती है। तो एक्शन बेस्ड एनालिसिस कौन सी है? प्रिस्क्रिप्टिव। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव कौन सी बेस्ड इकोनॉमिकल एनालिसिस, तो ये कौन सी है? एक्शन बेस्ड। कौन सी है? रिकमेंडेड एक्शन बेस्ड एनालिसिस होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है छठा है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रो, फिर पढ़ा हम लोगों ने, सॉरी पहला पढ़ा मैक्रो, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने माइक्रो, तीसरा हमने पढ़ा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिस्क्रिप्टिव। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं छठा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चंस कि भाई क्वांटिटेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होती है और क्वालिटेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होती है। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव इकोनॉमिकल एनालिसिस की बात करनी है तो ये जो क्वांटिटेटिव होती है ये होती है सर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स मॉडल या स्टैटिक्स या एम्पेरिकल डाटाबेस। और इसके लिए जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं वो इकोनॉमिकल मैट्रिक्स, रिग्रेशंस एनालिसिस या टाइम सीरीज मॉडलिंग। और जो दूसरा होता है वो क्वालिटेटिव, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हेवी मैथ यूज़ नहीं करते। जनरली हम लोग इतना सा देखते हैं, जैसे लॉजिकल जो होता है, लॉजिकल बेस्ड अगर हमारी कोई एनालिसिस है तो उसको कौन सी बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब होता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनालिसिस। तो ये स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनालिसिस क्या होती है भाई? डायनेमिक मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टैटिक मतलब स्नैपशॉट या सिंगल पॉइंट इन टाइम, और डायनेमिक में चेंज ओवर टाइम इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट्स ऑन सेविंग। तो दो तरह की एनालिसिस, स्टैटिक भी हो सकती है और एक डायनेमिक एनालिसिस भी हो सकती है। डायनेमिक में आपको पता है बार बार आप डेटा रिकॉर्ड करते रहो, बार बार अपना डेटा मेंटेन करते रहो। स्टैटिक में एक बार डेटा ले लिया उसके बाद बार बार डेटा लेने की जरूरत आपको है नहीं। अब देखिए, अब एक स्पेशलाइज्ड टाइप फॉर फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, इसके अलावा आर्ट तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले फंडामेंटल इकोनॉमिकल एनालिसिस। फंडामेंटल में हम लोग क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स,
जो वेरिएबल्स हैं वो मार्केट को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, हमें कौन कौन सी इंडस्ट्री का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, जीडीपी जो ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से मार्केट में इफेक्ट करती है, तो ये हम लोग फंडामेंटल में देखते हैं। फिर एक होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, सर हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी को दूसरी कंपेयर से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, ताकि जिससे हमें इन्वेस्टमेंट में मदद मिले। तो आपको समझ में आ गया, हम लोगों ने अब तक जो टोटल जो देखी है एनालिसिस वो 10 एनालिसिस देखी है। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें होल जीडीपी का हम या होल इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। फिर माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल फर्म, फिर होता है उसके अंदर ये पॉजिटिव एंड नॉरोमेटिव। सो पॉजिटिव में मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव बेस है, और नॉरोमेटिव में आपको मैंने बताया कि जजमेंटल बेस एनालिसिस हम लोग करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि करंट जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है और ट्रेंड है उनके बेस पे एनालिसिस। और प्रिस्क्रिप्टिव में हम लोग एक्शन बेस स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में बता दिया मैंने आपको, क्वांटिटेटिव में हेवी मैथ यूज करते हैं, क्वालिटेटिव में नॉर्मल मैथ यूज करके भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में बताया, फिर फंडामेंटल के बारे में और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में मैंने बताया। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। तो पहला जो मैंने टॉपिक देखा कि भाई एक रिसर्च एनालिस्ट किस तरीके से एनालाइज कर सकता है, पहले इकोनॉमिकल डेटा को यूज करके। अब दूसरा है वो है इंडस्ट्रियल एनालिस्ट। तो देखिए, तो इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या करता है, सबसे पहले एक जो रिसर्च एनालिस्ट होता है वो एक एक चीज का डिस्कस करता है, एक एक चीज की स्टडी करता है। क्या करता है, सबसे पहले देखता है कंपनी में क्या रिस्क है, कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं, उनके बेस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वैल्यूएशन एक्यूरेसी या फिर स्ट्रेटेजिक इंसाइट आपको प्रोवाइड कराता है। अब सबसे पहले इसका मतलब यूज क्या है इंडस्ट्री एनालिसिस का। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हम लोग देखेंगे, डायनेमिक्स और कॉम्पिटिशन्स हम लोग समझेंगे, रिस्क फैक्टर हो गया, वैल्यूएशंस हम लोग कर सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी हम लोग किसके साथ, इकोनॉमिकल एनालिसिस के साथ अनाइल करके एक बेस्ट रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको। तो सबसे पहले अब इंडस्ट्री एनालिसिस में आपको कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, तो जब इंडस्ट्री एनालिसिस मैं करूंगा तो सबसे पहले ओबियसली मुझे इंडस्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो इंडस्ट्रीज है इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका टाइप क्या है, इसको जियोग्राफी क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं। जैसे लाइक भाई ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, या फिर ये ऑयल इंडस्ट्रीज है, या फिर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो ऐसे मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को स्टडी करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या स्टडी करूंगा, उस इंडस्ट्रीज का लाइफ साइकिल स्टडी करूंगा। लाइक उसके अंदर मैं स्टडी करूंगा इंट्रोडक्शंस, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, डिक्लाइन क्या है। इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में भाई हाई डिमांड कौन कौन सी, लाइक भाई इस सेक्टर में हाई डिमांड किसका है, इस सेक्टर में न्यू एंटिटीज कौन कौन आ सकती है, क्या इसकी डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है, या इसमें आगे कोई कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, क्या सेल में डिक्लीन हो सकती है, या फिर फ्यूचर में कोई रिस्क हो सकता है। तो मुझे कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री के बारे में। फिर मैं देखूंगा इंडस्ट्री की साइज, कि भाई ये इंडस्ट्री कितने करोड़ की है, इसका जो पहले का क्या डेटा रहा हुआ है, फ्यूचर में ये कितना ग्रोथ कर सकती है। फिर मैं देखूंगा उस इंडस्ट्री की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, कि भाई आगे क्या इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी क्या नहीं रहेगी। उसके बाद मैं देखूंगा उसके अंदर, देखिए एक अलग होता है पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस। ये क्या करता है, ये एक इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है उसके बारे में स्टडी करता है। जैसे कॉम्पिटिटिव रिवरली, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बिगनर ऑफ पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट।
तो एक मॉडल है, इस मॉडल से हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पहले पता है, एक कैमरा चलता था जिस कैमरे का नाम था कोडैक, या फिर आपको निकॉन के आपने कैमरे देखे होंगे। क्या हुआ, आजकल वो कैमरे दिखाई देते हैं आपको? दिखाई देते होंगे पर बहुत कम, क्योंकि उसी का एक न्यू ट्रेंड आ गया। कौन? मोबाइल। मोबाइल में नए नए अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के कैमरा आने लगे हैं, तो फिर उन कैमरेज को कौन पूछेगा? तो उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को थ्रेट है क्या? नहीं। उसका नया सब कोई, इस मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री, उसका नया सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? तो मैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से मैं एक इंडस्ट्री की कंप्लीट स्टडी भी कर सकता हूँ कि उसको फ्यूचर में किससे डर हो सकता है, उसको फ्यूचर में किस तरीके से काम करना चाहिए। एक होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भैया ये कंपनी क्या इन चीज़ों से इफेक्ट हो रही है। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? जैसे पॉलिटिकल इफेक्टेड है क्या नहीं, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, एनवायरमेंटल और लीगल। तो मैं पेस्टल एनालिसिस ये हम देखेंगे डिटेल में, पर आपको ये पता होना चाहिए कि पेस्टल एनालिसिस से भी मैं एक इंडस्ट्री को एनालिसिस कर सकता हूँ। फिर है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कौन कौन इसके हैं, कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है कि नहीं, कौन कौन से ट्रेड बैरियर्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या है। तो ये एक इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के प्रोसेस हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं क्या स्टडी करूंगा? ऑब्वियसली सर, मैं इंडस्ट्री को डिफाइन करूंगा, उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करूंगा, उसका साइज क्या है, डिमांड क्या है उस इंडस्ट्री की, सप्लाई क्या है, और उसको किस इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री से तो मैं दिक्कत हो सकती है, कौन न्यू न्यू एंट्रेंट हो सकते हैं, थ्रेटनेस क्या हो सकती है। तो ये मैं किससे स्टडी कर सकता हूँ? पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस मॉडल से। फिर क्या ये कंपनी पेस्टल से इफेक्ट होगी? पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बाद स्टडी करूंगा। फिर मैं करूंगा इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशोज के बारे में। सर ऑब्वियसली, देखिए मैंने सब कुछ स्टडी कर लिया। अब मैं उसके बाद कंपनी में देखूंगा तो सही क्या रेवेन्यू चल रहा है, क्या ग्रोथ चल रहा है, कंपनी का इबिट्टा क्या है, कंपनी का आरओए क्या है, कंपनी का आरओसी क्या है, कंपनी का डिबेट इक्विटी रेशियो क्या चल रहा है। उसके बेस पर मैं वैल्यूएशन करूंगा कि कंपनी महंगी है या नहीं है, कंपनी पे कोई लॉन्च चल रहा है क्या। तो इन सब का वैल्यूएशन बेंचमार्क स्टडी करूंगा। फिर मैं स्टडी करूंगा उसका ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी और रिस्क। देखिए, जैसे मैं बाद में सब स्टडी करने के बाद ये भी तो देखूंगा कि आगे इस कंपनी में कौन कौन से ट्रेंड आ सकते हैं, या फिर इस कंपनी को किससे दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये बेसिकली ये जो 8 से 10 पॉइंट हैं, इनके बेस पे एक मैं इंडस्ट्री को एनालिसिस कर सकता हूँ। फिर मुझे ये, अगर मुझे इंडस्ट्रियल एनालिसिस करना है तो मुझे कहाँ से डेटा मिल सकता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट से देख लो, इंडस्ट्रियल बॉडी से देख लो, रिसर्च एजेंसी देख लो, डेटा प्रोवाइड कराता है कंपनी फिलिंग, मीडिया न्यूज से। तो यहाँ से मैं एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर सकता हूँ। गवर्नमेंट में भाई मैं रिपोर्ट देख लूँ, कोई रेटिंग एजेंसीज को मैं देख लूँ, कोई मैं जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज बॉडीज है वहां से मैं देख सकता हूँ डेटा। तो यहाँ से मैं एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर सकता हूँ। अब जो थर्ड है वो कौन सी है? कंपनी एनालिसिस। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा, सबसे पहले इकोनॉमिकल एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री, अब पढ़ रहे हैं कंपनी। अब हम लोग जो देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को देखने वाले हैं। तो पर्टिकुलर कंपनी को एनालिसिस से क्या हमें नॉलेज मिलेगी? सबसे पहले तो उसके कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज मिलेगी, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क हो सकता है, इस कंपनी का जो स्टॉक है उसके इंटरसिक वैल्यू क्या है, क्या ये आगे कंपनी टिक सकती है या नहीं टिक सकती, इस कंपनी के क्या रेटिंग एजेंसीज ने क्या इस कंपनी को रेट किया है। तो ये सब चीज़ों का हमें कंपनी एनालिसिस में नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कंपनी एनालिसिस में? बिजनेस मॉडल या कंपनी ओवरव्यू की कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के टारगेटेड कस्टमर क्या हैं, कहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्व कर रही है, कंपनी की ओनरशिप या किसके पास है, कंपनी का विजन या मिशन क्या है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑपरेट अक्रॉस एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम, इट्स टारगेट इंडिया, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड डिजिटल इकोनॉमी। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कौन संभाल रहा है? सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ पार्टीज कौन कौन सी है, कस्टमर कौन कौन से हैं,
और कंपनी में पास्ट लीगल इश्यूज कौन कौन से, तो इसके बारे में मुझे स्टडी करना पड़ेगा। कंपनी के मुझे फाइनेंशियल डेटा देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल डेटा में कौन कौन सा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी डेटा, प्रॉफिटेबिलिटी डेटा कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू, इबिटा, इबिट और आरओई। फिर कंपनी के लिक्विडिटी रेशो कौन कौन से होते हैं, करंट रेशो, क्यूक रेशो, केस कन्वर्जेशन रेशो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी में जब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से रेशियोज होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फिर लिक्विडिटी रेशो, फिर सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी डिबेट टू इक्विटी रेशो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इफिशिएंसी रेशो, एसेट टर्नओवर या इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल टर्नओवर। तो ये भैया कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। अब वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, तो वैल्यूएशन किसकी मदद से देख सकता हूँ, डिस्काउंट कैश फ्लो की मदद से, रिलेटिव वैल्यूएशंस या एनएवी की मदद से। तो डीसीए भी डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल होता है, उसके बेस पे भी मैं वैल्यूएशन कर सकता हूँ कंपनी की। कंपनी का जो पीई और पीबी और ईवी बाई इबिटा रेशियो है, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ अदर कंपनी से। फिर है शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो मुझे स्ट्रेंथ देखना है कंपनी का, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। सो इन एनालिसिस के बेस पे भी मैं एक गुड कंपनी फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर मुझे जो देखना है वो रिस्क, भाई इस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। फिर इस कंपनी का मुझे फ्यूचर, भाई कंपनी फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोच रही है, फ्यूचर के बारे में क्या आगे फ्यूचर के बेस पे प्रोडक्ट बना रही है, फ्यूचर के बेस पे ग्रोथ करना चाह रही है, क्या कंपनी कोई नया फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो और फिर है पीयर कंपैरिजन, मैं क्या करूँगा, लास्ट में इस कंपनी की जो भी डेटा है उसको एक अनदर कंपनी से कंपेयर करूँगा और देखूँगा क्या ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है और दूसरी कंपनी जो इस सेक्टर में काम कर रही है, क्या उनसे बेटर ये कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने तीन तरह की एनालिसिस पढ़ी, इकोनॉमिकल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरी कंपनी एनालिसिस। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिटेल में, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ सर, ये रिसर्च एनालिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं बेसिकली तीन टाइप के, सेल साइड एनालिस्ट, बाई साइड एनालिस्ट और एक इंडिविजुअल एनालिस्ट। तो सबसे पहले सेल साइड एनालिस्ट क्या होता है, बाई साइड एनालिस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल एनालिस्ट क्या होता है। तो हम लोग इनको एक बार डिटेल में, मैंने यहाँ डिटेल में भी मेंशन किया हुआ है, पर मैं इनके एक बार डिफरेंस देखकर इनको समझ लेता हूँ ताकि मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो सेल साइड जो एनालिस्ट होता है वो किसके लिए काम करता है, एक ब्रोकरेज या इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए काम करेगा, कोई ब्रोकरेज फर्म होगी। बाई साइड एनालिस्ट किसके लिए काम करेगा, ऑब्वियसली कोई म्यूचुअल फंड या कोई हेज फंड जो एजेंसीज होती है जो फंड को रखती है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए काम कर सकता है। इंडिविजुअल भाई हमारे लिए काम कर सकता है या सेल्फ काम कर सकता है, ठीक है। देखिए, सेल साइड एनालिस्ट किसके लिए काम करता है, जो एजेंसीज होती है ना, जो ब्रोकरेज फर्म होती है उनके लिए। बाई साइड एनालिस्ट जैसे जो फंड को मैनेज करते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई, हेज फंड मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड। और इंडिविजुअल जो हमें आजकल ये दिखता है ना कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को कॉल ले लो, टिप्स ले लो, तो वो एक इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है। तो सेल साइड एनालिस्ट क्या करता है, इसका इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, ये इन्फ्लुएंस करता है इसको, इन्वेस्टर्स को। और बाई साइड क्या करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल इन्वेस्ट को, क्योंकि आपको पता है देखिए, म्यूचुअल फंड में सब लोगों का पैसा लगा होता है, तो आप तो उसमें पैसा डाल नहीं सकते। तो वो तो किसको कर रहा है, अपने खुद के फंड को सपोर्ट कर रहा है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट को। और इंडिविजुअल एनालिस्ट पर्सनल यूज के लिए। तो समझ में आ गया आपको। और इसके क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं सेल साइड के, जो ऑब्वियसली ब्रोकरेज फर्म के लिए काम कर रहा, तो या तो क्लाइंट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। और जो बाई साइड एनालिस्ट है उसके लिए तो ओनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है, तो ये तो किसी बैंक, किसी एजेंसी के लिए काम करेगा, लाइक जैसे एच डी एफ सी हो गया इनके लिए। और ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ या ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। कवरेज, ये मल्टी ब्रॉड या मल्टीपल सेक्टर को कवर करते हैं। और जो बाई साइड है सिर्फ अपने फंड के लिए फोकस्ड होता है, जिस फंड में इन्होंने पैसा लगाया है। और जो इंडिविजुअल होता है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, भाई वो ऑटो सेक्टर को एनालिसिस करना चाहे जो उसको लगे। पब्लिकेशन, अपनी रिपोर्ट कहाँ पब्लिश करता है सेल साइड एनालिस्ट,
तो जो सेल साइड एनालिस्ट होता है वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक के पास रखता है। बाई साइड जो रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये भाई अपने खुद के लिए काम कर रहा है ना, अपने फंड को मैनेज करने के लिए। और इंडिविजुअल का कोई ब्लॉग पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है। रेवेन्यू कहाँ से? तो रेवेन्यू देखो इसका तो कमीशन बेस पे होगा। और जो बाई साइड का भाई उसने जो फंड को मैनेज किया, उस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके हिसाब से। और इसका तो आपको पता है जितने क्लाइंट जुड़ेंगे उतना इसको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल आईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, इसका एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया एसबीआई म्यूचुअल फंड। और ये खुद के लिए पर्सनल कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा। तो आपको बाई साइड और सेल साइड एनालिस्ट में अंतर समझ में आ गया। सेल साइड किसके लिए काम करता है? कोई एजेंसीज के लिए काम करेगा। सॉरी, लाइक सेल साइड एनालिस्ट किसके लिए काम करेगा? कोई ब्रोकरेज फर्म, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक। बाई साइड म्यूचुअल फंड या हेज फंड, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए काम करेगा। तो जो बाई साइड एनालिस्ट होगा वो म्यूचुअल फंड के लिए काम करेगा, तो अपनी रिपोर्ट पब्लिक नहीं दे सकता, कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड पे मिलेगा। एजेंसी अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर सकती है, उसको तो कमीशन मिलेगा जितने क्लाइंट्स या जो ट्रेडिंग कमीशन आएगा उससे मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बेसिकली अंतर है। अब है क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए सर, एक रिसर्च एनालिस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सर बहुत अच्छे से आप लोगों की तो बेसिक नॉलेज है। सबसे पहले उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस, भाई उसको मैथड के साथ खेलना आना चाहिए, नंबर क्या होते हैं, फाइनेंशियल रेशो कैसे निकालते हैं। फिर उसको थोड़ी सी उसके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उसके पास थिंकिंग पावर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डिटेल ओरिएंटेशन मतलब वो कोई भी जो डेटा करे उसको डिटेल में वैल्यूएट करे। फिर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, वो मार्केट के ट्रेंड और बिहेवियर को समझना चाहिए। ये कौन से हैं सर? ये एनालिटिकल स्किल। तो एक गुड रिसर्च एनालिस्ट के पास ये एनालिटिकल रिसर्च होनी चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटेटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, डिटेल ओरिएंटेशन और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। फिर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज कौन सी होनी चाहिए? ऑब्वियसली अकाउंट नॉलेज, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, इंडस्ट्री नॉलेज, इकोनॉमिकल अवेयरनेस, ये इसके पास होना चाहिए। फिर प्रोफेशनल में कौन सी होनी चाहिए? सर देखिए, इंटीग्रिटी और इथिक्स, ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियली और अकाउंटेबिलिटी। देखिए उसके पास सर ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको हैंडल करने की कैपेसिटी होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंट्स का जो भी काम करे वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो गलत उसमें अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। फिर कम्युनिकेशंस, रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल, डेटा विजुअलाइजेशंस, ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर लोगों को समझ में आना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल उसके पास होना चाहिए ताकि लोग या क्लाइंट उसको समझ सके। उसका जो भी चार्ट या डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट के सामने वो भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होना चाहिए। और उसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सर। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। फिर हमने देखा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। फिर प्रोफेशनल भी होना चाहिए, थोड़ा एथिकल बिहेवियर उसका होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो गया, कॉन्फिडेबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, एथिक्स हो गया। फिर गुड रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, डाटा विजुअलाइजेशन, लिसनिंग एंड कोलैबोरेशन। फिर रिसर्च स्किल कौन कौन सी देखो, उसके पास प्राइमरी रिसर्च होनी चाहिए, सेकेंडरी रिसर्च उसके पास होनी चाहिए, फोरकास्टिंग या कुछ और अदर रिसर्च भी उसके पास डिटेल में होनी चाहिए। फिर कुछ टूल्स की उसको नॉलेज होनी, जैसे पावर पॉइंट, डेटाबेस, एक्सेल, तो ये होना चाहिए। फिर टाइम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम बाउंड होना चाहिए सर, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। तो टाइम मैन ऑब्वियसली टाइम मैनेज करेगा तभी तो टाइट टू टाइट सिचुएशन हैंडल कर पाएगा। मल्टीटास्किंग होना चाहिए। और कंटिन्यूअस लर्निंग एंड क्यूरोसिटी, ऑब्वियसली सर लर्निंग पावर तो बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए क्यूरोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इसके पास स्किल होती है। कुछ और भी स्किल है, जैसे क्लाइंट फोकस्ड माइंडसेट, सेल्फ मोटिवेशन, इथिकल जजमेंट, पैशन फॉर फाइनेंस एंड मार्केट, एंड रिजिलायंस एंड अंडर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? अब है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट इंटरेक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट। जब भी एक रिसर्च एनालिस्ट किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करे तो सबसे पहले उसको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले क्या?
नो योर क्लाइंट केवाईसी, सबसे पहले तो आपके पास क्लाइंट का केवाईसी डिटेल होना चाहिए। क्लाइंट के प्रति बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, अनबाइज्ड आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, टाइम लाइंस के अंदर आपको रिपोर्ट कंप्लीट करना है, कंटिन्यू फॉलो अप आप मेंटेन करो, कॉन्फिडेंट रहो, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो, फीडबैक आपके पास या एजुकेशन आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है तो टॉपिक नंबर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपनी इंट्रैक्शन फॉर रिसर्च में। देखो मैंने आपको क्लाइंट बेस तो बता दिया, अब मैं कंपनी बेस भी आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी बिफोर, जब भी कोई क्लाइंट से मिले तो कंपनी से मिले तो उसके पास कुछ बेसिक डिटेल उसके पास होनी चाहिए। जब भी वो कंपनी से इंटरेक्ट करे, सबसे पहले कंपनी को समझ ले, बिजनेस मॉडल, ये सब डेटा मिल जाता है। कौन कंपनी का वेबसाइट से मिल जाएगा या आपको किसी प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट में उसके बारे में मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, प्रिपरेशन करें बिफोर इंटरेक्शंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, मतलब आप क्या करें, जो भी उसकी जो मैनेजमेंट है या जो डेटा है उनको सबको आप इंडिविजुअली मेंटेन करके रखें, ठीक है। फिर अवॉइड सिलेक्टिव डिस्क्लोज। देखो अवॉइड सिलेक्टिव डिस्क्लोज का मतलब क्या है, नेवर एक्सेप्ट एक्ट और मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, इंश्योर इक्वल एक्सेस। If any material info disclosed individually, it must be made publicly immediately per regulation fair disclose सेबी norms। देखिए आपके पास अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम्स है तो आप देखिए अभी सबसे पहले रिपोर्ट अपना डिस्क्लोज मत करिए। अपना सबसे पहले रिपोर्ट अपने पास रखिए और आपको लगता है कि ये डिस्क्लोज करना चाहिए वही आपको डिस्क्लोज करना है, बाकी आपको अपने डेटा मेंटेन करके रखना है। फिर आपके पास कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए भाई, फोकस रिलेवेंट स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस होने चाहिए। भाई कंपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, आगे प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं, कंपनी में जो रिस्क रेगुलेशन और सप्लाई चेन को इश्यूज क्या चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए। और जब भी आप मीटिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मीटिंग, तो सर आपके पास डेट टाइम कब आप मीटिंग करने जा रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी डिस्क्लोजर रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको ऑडिट में रिपोर्ट्स में मदद मिले। उसके बाद क्या करना है, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। देखिए जब भी आप किसी कंपनी को एनालिसिस करने जाएं तो उससे कभी भी कोई गिफ्ट या कोई पर्सनल रिलेशन नहीं मेंटेन करके जाएं। ये अवॉइड करें, आप क्या करें, ये अवॉइड करें। और जो आपको टाइम मिला है आप उस टाइम की रेस्पेक्ट करें और उस टाइम के अंदर आप लोग कंपनी के डेटा को एनालिसिस करें। डिस्क्लोज इंटरेक्शन इन रिपोर्ट, मेंशन इफ योर व्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्टली कंप्लीट इंटरेक्शंस। देखिए आपको हर एक एक चीज अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। कंपनी में कौन कौन सी रेगुलेशन या इंटरनल पॉलिसी है जो सीबी के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब एक रिसर्च एनालिस्ट किसी कंपनी को इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्शन फ्लो कौन कौन सा, प्री कॉल, पहले रिव्यू करो आप, कॉल मीटिंग, फिर आप उसके बाद पोस्ट कॉल, जब आप मीटिंग कर चुके उसके बाद आप अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन या क्रॉस कुछ फैक्ट चेक करो, फिर अपना फाइनली आप रिपोर्ट तैयार करो। तो इस तरीके से आप लोग एक कंपनी में जाकर अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब कुछ रेगुलेटरीज होती हैं जो हमारे कंपनीज को या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करती हैं। तो सबसे पहला कौन सा है रेगुलेशन, सेबी। सेबी क्या करता है, इनसाइडर जो भी ट्रेडिंग होती है उनको क्या करता है, रोकता है। क्या इनसाइडर जो इंफॉर्मेशंस होती है उनको रोकता है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट शेड्यूल थर्ड, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे रिक्वायर फेयरनेस, इंडिपेंडेंस एंड नॉन मिसलीडिंग कम्युनिकेशन। फिर ये है सेबी का पीआईटी रेगुलेशन, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड गवर्न्स अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। अब मैंने यहाँ पे इस पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं।
ये पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है जिसकी आपको प्रिपरेशंस करनी है, और मैं आपको और भी दे दूंगा ताकि आप और अच्छे से, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं, तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की तैयारी करें यहाँ पे, और मैं इनकी आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का प्रिपरेशंस किया है क्या नहीं किया। ये अच्छे से आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। तो ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप कुछ सेकंड चैप्टर्स मिल जाएगा नेक्स्ट, जिसमें भी आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप अपना कमेंट जरूर इस पे करके बताइए कि आपको चैप्टर 1 से कितना नॉलेज आपको मिला, और क्या ये जो चैप्टर्स था ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं एनआईएसएम एग्जाम के हिसाब से। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स।